हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कोशी हार्मर थ्योरम करने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिखते हैं। ये थ्योरम काम में आती है किसी भी श्रेणी को अभिसारी पावर सीरीज यानी कि घात श्रेणी को अभिसारी प्रूफ करने में। तो क्या इसका स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक घात श्रेणी an z की पावर n के लिए एक वास्तविक संख्या r, जहाँ r का मान 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, विद्यमान होती है। इसके निम्न गुणधर्म है कि प्रत्येक मोड ऑफ z लेस देन r, प्रत्येक जो मोड ऑफ z है वो r से क्या है, छोटा है। यानी कि जो वृत्त बनेगा z, उसमें क्या होगा, वो वृत्त जो है मोड ऑफ z में, उसमें रेडियस जो है उससे छोटा है z का मान। इसका मतलब जो z है वो वृत्त के अंदर है और वृत्त के अंदर श्रेणी क्या है, निरपेक्ष अभिसारी है। ठीक है, यानी कि मोड ऑफ z के लिए भी और ये भी दोनों क्या है, अभिसारी है, तभी क्या बनती है, निरपेक्ष अभिसारी। और दूसरा है मोड ऑफ z लेस देन इक्वल टू रो, रो का मान जो है 0 और r के बीच में है, यानी कि ये भी अंदर ही है, के लिए एक समान अभिसारी है। और यदि मोड ऑफ z का मान r से बड़ा है, यानी कि जो बिंदु है वो वृत्त से बाहर चला गया क्योंकि उसका मान त्रिज्या से बड़ा हो गया, तब श्रेणी का प्रत्येक पद अपरिबद्ध होता है एवं श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। ये चीज हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। पहला पार्ट इसका, माना कि 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम an की पावर 1/n। ठीक है, an की पावर 1/n, जहां मोड ऑफ z लेस देन r है, तो रो इस प्रकार विद्यमान होगा कि मोड ऑफ z का मान जो है वो लेस देन रो और r के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो श्रेणी, ये तो सूत्र है ही कोशी हार्मर प्रमेय का। तो मोड ऑफ z का मान अगर r से छोटा है तो रो इस प्रकार विद्यमान होगा z और r के बीच में, क्योंकि आप देखिए ये वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या का मतलब त्रिज्या का मान 0 से और कहाँ तक होता है, ये r यहाँ तक है, त्रिज्या यहाँ पर है। तो रो हमने जो लिया है वो कहीं बीच में लिया है। ठीक है, इसका मान जो है नोट से इन दोनों के बीच में है कहीं। ठीक है, इतनी दूरी पर है ये। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/रो बड़ा हो जाएगा 1/r से हो जाएगा। तो हम इसको फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर एक से हमारे पास मोड ऑफ an की वैल्यू 1/n क्या हो जाएगी, 1/रो, क्योंकि इसका मान 1/r के बराबर है और 1/r का मान क्या है, 1/रो से छोटा है। इसका मतलब इसका मान भी, सुप्रीमम ऑफ an का मान भी क्या होगा, 1/रो से छोटा होगा। और इसकी पावर जो 1/n है उसको वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा, an का जो मोड लगा हुआ है वो लेस देन 1/रो की पावर में चढ़ जाएगा n के रूप में। आ जाएगा ना, बताइए आएगा या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया भाई। एक हमने वृत्त बनाया है, त्रिज्या क्या है हमारे पास, r है, r का मतलब ये पूरा मान r होता है। ठीक है, तो इस r लंबाई की जो त्रिज्या है वो उससे छोटी लंबाई का कोई बिंदु दे रखा है यहाँ पर रो। ठीक है, उसका मान 0 से तो बड़ा है और r लंबाई से कम है, यानी कि जो बिंदु है रो वो इस वृत्त के अंदर है। ठीक है, मोड ऑफ z बराबर r त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके अंदर है। तो हमारे पास इसमें हमने देख लिया कि मोड ऑफ z का मान अगर r से कम है तो उसका मतलब कि रो इस प्रकार विद्यमान होगा जो मोड ऑफ z और r के बीच में होगा। तो 1/रो लेके जाएंगे तो उसका मान 1/r से क्या हो जाएगा, बड़ा। उस हिसाब से फिर सुप्रीमम ऑफ an की वैल्यू भी 1/रो से क्या हो जाएगी, छोटी। ठीक है,
इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो पावर हम वहाँ पे ले गए। अब आगे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या टर्म बनती है कि ए एन जेड की पावर एन लेस देन जेड की पावर एन अपॉन रो की पावर एन। क्लियर? हमने जेड की पावर एन को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं हुआ, इधर भी मल्टीप्लाई किया इधर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमने ये काम तो किया यहाँ पर। ओके किया। तो आप देखिए कि मॉड ऑफ ए एन जेड की पावर एन लेस देन मॉड ऑफ जेड अपॉन रो की होल पावर एन के बराबर हो जाएगा ना। और इसका मतलब देखिए जो ये वैल्यू है क्या है, गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी, क्योंकि एन का मान मैं रखूंगा 1 तो ये आ जाएगा, फिर रखूंगा 2। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि मॉड ऑफ जेड का मान छोटा है रो से, ऐसे तो मान है, और छोटा मान है रो का मान बड़ा है, मॉड ऑफ जेड का मान छोटा है। और यहाँ पर हम तो पास जब इस तरह से वैल्यू आती है तो हमने पहले ही पढ़ा था कि मैं इसको अगर नीचे लेके जाता हूँ, मॉड ऑफ जेड के नीचे अगर मैं रो को लेके जाता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी ना। तो बड़ी चीज़ अगर नीचे आ जाती है तो वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है। तो ये वैल्यू जब एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, प्रसार होगा, एन बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको सीरीज के रूप में लिख देता हूँ, क्योंकि एक घात श्रेणी तो है, ये भी एक श्रेणी है। ठीक है, और ये भी एक श्रेणी है। ठीक है, दोनों श्रेणी है। तो हमारे पास ये श्रेणी है और ये भी एक श्रेणी है। तो जब एक श्रेणी दूसरी श्रेणी से छोटी होती है, ठीक है, तो ये सार अनुपात बनाती है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो है एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी, एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो क्या आप एन बराबर रखोगे 0 तो ये हो जाएगा 1, फिर आप एन बराबर रखोगे 1 तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड अपॉन रो, फिर रखोगे 3 स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, फिर हो जाएगा ये क्यूब। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा, ये क्या हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। और इसका सार अनुपात क्या है, इसका सार अनुपात है मॉड ऑफ, इसका सार अनुपात है मॉड ऑफ जेड अपॉन रो, है ना, यही होता है सार अनुपात। तो जो क्या है 1 से कम है, हम पहले बता चुके हैं इसको, 1 से कम है क्योंकि रो का मान बड़ा है, जब वैल्यू नीचे बड़ी आएगी तो वैल्यू टोटल 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, 1 से कम होगा तो फलस्वरूप श्रेणी क्या हो जाएगी, जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर इस चीज को, अभिसरण को पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, उसी से आया ये। फलस्वरूप श्रेणी अभिसारी होगी, अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अभिसारी का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट होगी हमारे पास। तब ये कन्वर्जेंट होगी तो उससे छोटी वाली श्रेणी भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये रूल होता है तुलना परीक्षण। ठीक है, ए एन जेड एन श्रेणी भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, यानी कि अभिसारी होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास बिना मोड की जो श्रेणी है वो भी क्या होगी, अभिसारी होगी। और ये अभिसारी हो गई, तो जब ये भी अभिसारी है और ये भी अभिसारी, तो ऑलरेडी अभिसारी है ही, दोनों मिलकर क्या बन गया, निरपेक्ष अभिसारी। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना दिए, निरपेक्ष अभिसारी। ठीक है, क्योंकि दोनों श्रेणी अभिसारी है, इसलिए। और दोनों में से कोई एक श्रेणी अभिसारी है, जैसे ये तो अभिसारी है ही है, ये अपसारी आ जाता है तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष अभिसारी। ठीक है, ये तो अभिसारी रहेगी, लेकिन अगर ये अपसारी हो जाती तो क्या बन जाता, सापेक्ष अभिसारी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट लेते चलते हैं हम इसका। हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो हम ले लेते हैं। और सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, कि मॉड ऑफ जेड का जो मान है आपके पास वो लेस देन क्या हो, रो होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट सेकंड देखिए आप, माना 0 लेस देन रो और लेस देन आर, तथा
रो डैश का चयन इस प्रकार किया गया कि रो डैश इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, रो डैश इज लेस देन इन्फिनिटी। इस पर हम रो का चयन करते हैं कि उसका मान 0 से और रो डैश से और इन्फिनिटी के बीच में हो। तो ए एन जेड की पावर एन लेस देन मॉड ऑफ जेड अपॉन रो की पावर एन। हमने इसकी जगह पर मान बनाया हुआ है हमेशा, अभी जिस बनाया था हमने। तो मॉड ऑफ जेड का जो मान है उस जगह में क्या रख देता हूँ, रो डैश रख देता हूँ, क्योंकि इसका मान जो है रो डैश से छोटा है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो मॉड ऑफ जेड है वो छोटा है रो डैश से, और ये रो। क्लियर। अब ये श्रेणी जो छोटी है तो इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक अचर संख्याओं की श्रेणी है, और इसमें गुणोत्तर श्रेणी है। ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। ये है धनात्मक अचर संख्याओं की श्रेणी रो डैश अपॉन रो की पावर एन। अभी सारी होगी, क्यों होगी अभी सारी, क्योंकि आपको पता है कि रो जो है वो बड़ा है, रो बड़ा है यहाँ पर, वो वैल्यू नीचे है, और ये श्रेणी कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, रो क्या है, नीचे है, और ये श्रेणी भी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो पहले की तरह ये क्या हो जाएगा, अभी सारी बन जाएगी, क्योंकि एक से कम वैल्यू होने पर श्रेणी अभी सारी होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ी ये बात। ठीक है, जब श्रेणी जो होता है गुणोत्तर श्रेणी 1 + x + x², जिसका सारानुपात क्या होता है, x होता है, और वो x का मान अगर 1 से कम हो, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है ये, उसमें x क्या है, सारानुपात है, और वो मान अगर 1 से कम है तो श्रेणी कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है, यानी कि अभिसारी होती है। राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो श्रेणी अभिसारी होगी, क्यों होगी, क्योंकि यह गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि यह एक गुणोत्तर यानी कि जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो और यहाँ पर रो डैश अपॉन रो का मान जो है वो गया 1 से कम है, 1 से कम। क्लियर। जिस हमारा पार्ट हो गया, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट इसका, हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो मॉड ऑफ जेड का जो मान है वो क्या है, बड़ा है, आर बड़ा हो तो रो का चयन इस प्रकार किया जाए, कि आर का मान जो है वो इस प्रकार से हो। ठीक है, मॉड ऑफ जेड जो है बड़ा है आर से, तो मॉड ऑफ जेड हमने यहाँ लिख दिया। आर और मॉड ऑफ जेड के बीच में क्या है, रो है। आर और मॉड ऑफ जेड के बीच में क्या है, रो। ये आर है त्रिज्या, मॉड ऑफ जेड बाहर हो गया, यानी कि यहाँ पे बाहर आ गया मॉड ऑफ जेड, पता है आपको, ये त्रिज्या है, और इन दोनों के बीच में क्या है, रो है। क्योंकि मॉड ऑफ जेड बड़ा हो गया ना आर से, त्रिज्या से बाहर बड़ा हो गया, तो यानी कि रस से बाहर चला गया। ये बिंदु जो है मॉड ऑफ जेड क्या चला गया, रस से बाहर चला गया। तो उसके अकॉर्डिंग भाई 1/r हमें पता है कि 1/, भाई आर अगर बड़ा छोटा है 1/, उससे रो से, तो 1/r बड़ा होगा 1/रो से, उल्टा हो जाता है हमेशा इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो 1/r का जो सूत्र है वो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an की पावर मॉड ऑफ an की पावर 1/n। तो an की पावर 1/n का जो मान है वो भी क्या होगा, बड़ा होगा 1/रो से होगा। तो इसकी पावर 1/n को मैं यहाँ भेज दूं तो an क्या हो जाएगी, मतलब कि n आ जाएगा इसके पास, n आ जाएगा रो के पास, और n आ गया रो के पास। तो ये दी गई श्रेणी जो है कैसी है, अपरिबद्ध हो जाएगी ना, कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा टर्म्स, तो ये अनंत की हो जाएगी, तो इसका श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी। ठीक है, तो n
जो ये अनंत मानों की श्रेणी है, अनंत मानों के लिए दी गई श्रेणी, अनंत मानों के लिए दी गई श्रेणी के पद कैसे हैं? अपरिबद्ध है। पद कैसे हैं? अपरिबद्ध है। अतः श्रेणी क्या होगी? अतः श्रेणी अपसारी होगी, अपसारी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोशी हार्मट थ्योरम है जो आपको काम में आती है, पेपर में आ सकती है, आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नई थ्योरम के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को, देश को, समाज को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू।